तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन, मतलब नियोजन एवं सेवासन किसके लिए? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि ये एक्ट क्यों आया, इसके पहले मतलब इसका लॉजिक क्या है, इस एक्ट को लाने के लिए क्यों लाया गया इस एक्ट को? तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे और उस कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे वर्कर डिप्लॉय किए जाते थे, बट जब एक्सीडेंट होता था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता था, कोई नहीं बताता था कि ये किसके वर्कर है। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए, इसका एम्प्लॉयमेंट और उसके जो उसका एम्प्लॉयमेंट का रेगुलेशन करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। एग्जैक्टली जो इंडिया का सर्वे है 2021 का, उसमें ये देखा गया है कि इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो अप्रॉक्स 50 करोड़ है, 50 करोड़, जिसमें से 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका क्या है कि हमेशा मंथली सैलरी मिलता है, उनके पीए पीएसआई सब कुछ कटते हैं उनके। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे वो 2 दिन काम किए, 4 दिन काम किए, बाकी दिन उनको रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे में 90% ऑफ द 50 करोड़ वैसे वर्कफोर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका जो सोशल सिक्योरिटी है या फिर उनके जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनका रोजगार से रिलेटेड, उसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो खैर एक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जिस्ट जो है उसको हमने यहाँ पे लाने की कोशिश किया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके। तो लेट्स सी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट को, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। जो वर्कर डिप्लॉय कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, उनका जो एम्प्लॉयमेंट और उनका सर्विस का कंडीशन जो क्या होना चाहिए, ठीक है, उनका कैसा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट है कि उसके सेफ्टी प्रोविजंस, उनका हेल्थ, उनका वेलफेयर उसमें क्या होना चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। नेक्स्ट है कि उनका सोशल सिक्योरिटी क्या होगा, जो वर्कर्स हैं बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनका क्या सोशल सिक्योरिटी क्या होगा, वो इस एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव था। हाँ, ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, किस किस इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा, उसके लिए बात करते हैं कि ये ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, उस एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, वो सारे जो इंडस्ट्री है उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जहाँ पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पे चलता होगा, ठीक है, वो सभी उन सभी पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एग्जम्पशंस क्या है, ये एक्ट किस पे लागू नहीं होगा? तो ये एक्ट उन सभी एस्टेब्लिशमेंट पर लागू नहीं होगा जहां पे फैक्ट्री एक्ट लागू है या फिर माइंस एक्ट लागू है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीओसी एक्ट में मैक्सिमम इंडस्ट्री ने जो बीओसी सेस का पेमेंट करना था, उस समय सभी ने हाई कोर्ट में अपील फाइल किया था कि भाई हमारा जो प्लांट है ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट में कवर है, तो हमारे प्लांट पे बीओसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हमको बीओसी का सेस क्यों देना चाहिए। जिसपे लैंको अनपरा वर्सेस जो वहाँ के स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2016 में कि नहीं, ये दिस इज द वेलफेयर सेस, सो ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए है, तो ये इसको मतलब सारी इंडस्ट्री को देना चाहिए। उसमें फैक्ट्री एक्ट को कहाँ डिफाइन करना है फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, और कहाँ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स अप्लाई होगा, उसको उस जजमेंट में डिफाइन किया गया है। उसमें बताया गया कि भाई जो भी स्ट्रक्चर जब तक कंस्ट्रक्शन में है
और उनका जब तक वो ऑपरेशन में नहीं आ जाते तब तक वो बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन में उन पे एप्लीकेबल होगा। वंस इट विल बी कमीशन ना, तो फिर उस पर फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाते हैं। तो वो जहाँ पे फैक्ट्री एक्ट जिस मतलब अब तो प्रीमाइसेस नहीं बोल सकते, बिल्कुल पहले प्रोजेक्ट बोलते थे कि जो भी फैक्ट्री जहाँ पे लागू होता है, एक प्रोजेक्ट बोलता था जिसपे बीओसी एक्ट लागू नहीं होगा। अब तो फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में भी जो एरिया मतलब ऑपरेशन में है वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होगा, जो कंस्ट्रक्शन में है वो बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे फैक्ट्री का एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे माइंस एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे ये बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन अंडर बीओसी डब्ल्यू, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है बीओसी डब्ल्यू एक्ट में, जो एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है कि भाई सारे एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है क्या, तो नहीं, सारे एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वैसे एस्टेब्लिशमेंट जहां का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख से अधिक का है, 10 लाख रुपए से अधिक का जहां का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसका बीओसी डब्ल्यू एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है उस एस्टेब्लिशमेंट का। यहाँ पे इस एक्ट में एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वर्ड नहीं होता, इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर भी है एस्टैब्लिशमेंट के डेफिनेशन में आता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर जिनका जो कॉस्ट है, यानी कि जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट भी लिए होंगे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा 10 लाख से कम है, तो उनको बीओसी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा है तो ही रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। हाँ, और इसमें रजिस्ट्रेशन कब कराना है, तो जो भी अगर बीओसी जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होगा उसके वर्क कमिटमेंट के 60 डेज मतलब 60 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है हमारा, बीओसी डब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन का कंसर्न डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे हमको अप्लाई करना है बीओसी में रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वर्क। बेनिफिट्स इसमें बीओसी डब्ल्यू कार्ड के, बीओसी डब्ल्यू कार्ड एक्चुअली क्या, जो भी वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व होते हैं उनका एक कार्ड बनता है, हितग्राही कार्ड जिसको बोलते हैं, लाभार्थी कार्ड। वो बीओसी में जो हमारा छत्तीसगढ़ लेबर डिपार्टमेंट पे ऑनलाइन बीओसी का एक पोर्टल दिया हुआ है, उसमें सब कुछ डिफाइन किया गया कि उनको वर्कर को कहाँ उसको रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे बीओसी के अंडर में, जैसे कि साइकिल योजना है, मशीन सिलाई मशीन योजना है, मेडिकल के लिए है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अंडर बीओसी डब्ल्यू वेलफेयर बोर्ड के थ्रू। तो उसमें कौन कौन से लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं, किनको बीओसी डब्ल्यू कार्ड मिल सकता है उसमें, तो वैसे वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्क में डिप्लॉयड किए गए हैं और जिनका एज एबव 18 है एंड बिलो 60 साल से कम है, 18 साल से ज्यादा है, उनको क्या है वो बीओसी डब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन होगा और उनको बीओसी डब्ल्यू का एक कार्ड मिलेगा, हितग्राही कार्ड, जिसके तहत वो अपना बीओसी डब्ल्यू में जो वेलफेयर बोर्ड के थ्रू जो लाभ दिया गया है उसको ले सकते हैं। उसमें एक और क्राइटेरिया है उनको कार्ड लेने के लिए कि एक जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 90 दिन काम करना चाहिए, यानी 12 महीने में 90 दिन वो काम करना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस, जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा तो वहां पे जो कंसर्न ऑफिसर है उनको नोटिस भी देना होता है, हर एक एस्टेब्लिशमेंट को नोटिस कब देना होता है, जो भी कार्य स्टार्ट करेंगे उसके 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 दिन पहले कंसर्न ऑफिसर, और जैसा कि जांजगीर चांपा या छत्तीसगढ़ में वो जो फैक्ट्री एक्ट में इंस्पेक्टर जो डिफाइन किए गए हैं वही बीओसी डब्ल्यू एक्ट में भी इंस्पेक्टर डिफाइन किए गए हैं, तो उसमें इंस्पेक्टर कंसर्न इंस्पेक्टर को ऑफिसर को वो 30 डे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क ये नोटिस देना है। अगर नोटिस नहीं देते हैं तो उसमें क्या पेनाल्टी है, अगर नोटिस नहीं देते हैं, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर जो है वो नोटिस नहीं देता है ऑफिसर को 30 डेज बिफोर, तो उसमें प्रोविजन है कि उसको पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 महीने की मतलब इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, या
2,000 रुपए का फाइन है या दोनों। इसमें एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अंडर दिस एक्ट? इसमें हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसमें जो भी वर्कर डिप्लॉय कर रहे हैं या उसके अंडर जो भी कंप्लायंसेस करने हैं वो सारे कंप्लायंसेस फुलफिल होने चाहिए। उसमें ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें विद सेफ्टी प्रोविजंस या वैसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो रेगुलेशन जो एक्ट में डिफाइन उसके अगेंस्ट हो। जो उसके लिफ्टिंग अप्लायंसेस है या टूल्स टेकर्स उन सभी का एक्ट के मतलब अकॉर्डिंग उसका टेस्टिंग उसको कैसा यूज करना है वो सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि फैक्ट्री एक्ट में भी है कि वेलफेयर के लिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, लैट्रिन होना चाहिए, रेस्ट सेंटर्स होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। वो बीओसीडब्ल्यू एक्ट में भी उस वेलफेयर जो फैसिलिटीज है उनके प्रोविजन डिफाइन किए गए हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनरली बीओसीडब्ल्यू एक्ट में जो सेफ्टी वेलफेयर और हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस है वो ऑलमोस्ट सेम है बीओसीडब्ल्यू एक्ट में भी, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ठीक है, जो जिसको हमने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश किया गया है अभी। तो जैसा कि सेफ्टी कमेटी फैक्ट्री एक्ट में भी सेफ्टी कमेटी की बात की गई, यहाँ पे भी सेफ्टी कमेटी की बात की गई बीओसीडब्ल्यू एक्ट में कि जहाँ भी 500 या उससे अधिक वर्कर होंगे एक सेफ्टी कमेटी होगा जिसका एक चेयरपर्सन होगा और उसमें जो मेंबर्स होंगे कमेटी के वो एक सेफ्टी कमेटी बनेगी। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होना चाहिए एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, ठीक है। ये सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होना चाहिए जो आप लोग हर एक फैक्ट्री में आई थिंक होता है, सभी लोग सेफ्टी कमेटी बनाते हैं, उसका मीटिंग एवरी मंथ करते हैं। और उसका जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क का डे टू डे कंट्रोल जो भी करते होंगे, मे बी प्रोजेक्ट हेड या साइट हेड जो भी होंगे वो सेफ्टी कमेटी के हेड होंगे, उसको चेयर करेंगे कमेटी। सेफ्टी ऑफिसर, कितने सेफ्टी ऑफिसर होने चाहिए एज पर बीओसीडब्ल्यू एक्ट? फॉर 1000 वर्कर तक के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, 2000 के लिए 2, 5000 तक के लिए 3 और 10,000 तक के लिए 4। और इसमें फॉर एवरी एडिशन 5000 वर्कर एक एडिशन होते जाएंगे सेफ्टी ऑफिसर। जैसा फैक्ट्री एक्ट में मेडिकल ऑफिसर का फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर को डिफाइन किया गया है, वैसे बीओसीडब्ल्यू एक्ट में भी कंस्ट्रक्शन मेडिकल ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो और जहां 1000 या उससे ज्यादा वर्कर डिप्लॉय किए गए हो वहां पे एक कंस्ट्रक्शन मेडिकल ऑफिसर डिप्लॉय करना है, अपॉइंट करना है। मेडिकल ऑफिसर जो होंगे एक मेडिकल ऑफिसर के साथ उनके सहयोग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं जैसे ड्रेसर कंपाउंडर, स्वीपर, वार्ड बॉय, ये सब एक कंस्ट्रक्शन मेडिकल ऑफिसर के साथ में उनको असिस्ट करने के लिए रहना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वो जो उसका जो फ्लोर होना चाहिए वो कितना बाई कितना का होना, फ्लोर और एरिया ऑफ मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये बीओसीडब्ल्यू एक्ट में प्रोविजन किया गया है, किसके लिए? ओएचसी के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर का? एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए प्लस आईएफएस जो अभी फैक्ट्री एक्ट में भी डिफाइन करते हैं फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर के लिए, सेम लाइक दैट वो बीओसीडब्ल्यू एक्ट में भी कंस्ट्रक्शन मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बीओसीडब्ल्यू एक्ट में जो सेफ्टी प्रोविजंस है, अगर उसको कोई एम्प्लॉय ब्रीच करता है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी है वो भी डिफाइन किया गया है। उसमें जो सेक्शन 14 है उसमें डिफाइन किया गया है कि जो एम्प्लॉयर अगर सेफ्टी प्रोविजंस का ब्रीच करता है उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर
टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 महीने के लिए, और फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 2,000 रुपये और बोथ इन केस ऑफ कंटिन्यू कंट्रावेंशन विथ एडिशनल फाइन। अगर एक बार के बाद फिर से अगेन वो रिपीट करता है, ठीक है, देन एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज फॉर एवरी डे। प्रत्येक दिन 100 रुपए के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। हाँ, इसमें सेफगार्ड के लिए है कि अगर पेनाल्टी कब नहीं हो सकता है कि जो ऑफिसर है, लोग मतलब जो इंस्पेक्टर है इसमें BOCW एक्ट में, अगर वो मतलब पनिशमेंट अगर वो करते हैं, केस करते हैं आफ्टर 2 ईयर ऑफ द, जो मान लीजिए आज गलती हुआ, ठीक है, उसका ब्रीच आज हुआ और उसके 2 साल के बाद करेंगे, उसको केस फाइल करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वैलिड नहीं होगा एज पर BOCW। हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस जो दिए हुए हैं, जैसा हम लोग जो एवरी ईयर प्री एम्प्लॉयमेंट और पीरियोडिक हेल्थ चेकअप करते हैं फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी है कि जो रिस्क एरिया में, जो हजार्डस एरिया में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हजार्डस एरिया होते हैं, रिस्की जोन होते हैं, वहां पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। नेक्स्ट, जो क्रेन ऑपरेटर, जो लिफ्टिंग अप्लायंसेस, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जो ऑपरेटर्स भी हैं क्रेन के, या फिर जो जैसा पोकलेन होता है, क्रेन होता है, ये सब जो मशीनरी है, जो बड़े बड़े मशीनरी जो चलाते हैं उसके ऑपरेटर्स होते हैं, उनका हमेशा मतलब उनका मेडिकल एग्जामिन होना चाहिए। मतलब एक पीरियोडिक बेसिस पे, लाइक वंस इन द ईयर। और जो लिफ्टिंग टूल्स टेबल्स हैं उनके भी टेस्टिंग होते रहने चाहिए। एम्बुलेंस वैन होना चाहिए। फर्स्ट एड, जहां भी वर्कर काम करते हो उसके नजदीक में फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स रखे होने चाहिए जहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होने चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो फर्स्ट एड बॉक्स में रखे होने चाहिए। साथ में फर्स्ट एडर भी होना चाहिए जो ट्रेंड होना चाहिए, वो नजदीक में वहां पे होना चाहिए जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। वेलफेयर फैसिलिटीज, पहला लैट्रिन एंड यूरिनल अकोमोडेशन, जो जहां भी वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं उसके नजदीक एरिया में टेम्पोररी बेसिस पे ही, लेकिन एक यूरिनल्स और लैट्रिन की व्यवस्था होना चाहिए। कैंटीन, जहां भी 250 या उससे अधिक वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर डिप्लॉय है वहां पे कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो भी जैसा फैक्ट्री एक्ट में भी डिफाइन है कि ड्रिंकिंग वाटर वहां पे नहीं हो सकता जहां पे मतलब अगर कोई 6 मीटर के अंदर में कोई सीवेज है या फिर आपका बाथरूम वगैरह बना है, उसके 6 मीटर के विदिन 6 मीटर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। वैसा BOCW एक्ट में भी वैसा प्रोविजन है। एकोमोडेशन, ये एडिशन है BOCW एक्ट में, आपका फैक्ट्री एक्ट में एकोमोडेशन का प्रोविजन नहीं है। BOCW एक्ट का प्रोविजन है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे नजदीक एरिया में जो एम्प्लॉयर है उनका रहने का व्यवस्था करेगा, टेम्पोररी अरेंजमेंट करेगा। टेम्पोररी वो जहाँ भी रहने का व्यवस्था करेगा वो रूम्स के साथ साथ किचन छोटा सा किचन बना होना चाहिए, लैट्रिन की फैसिलिटी, यूरिनल्स की फैसिलिटी देना चाहिए, वो टेम्पोररी होंगे। और जब वो कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो जाएगा तो एम्प्लॉयर जो है खुद के खर्चे से उसका डिमोलिशन करेगा वहाँ और उस एरिया को क्लीन करेगा, बिकॉज वो टेम्पोररी जो एकोमोडेशन दिया गया वो टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि नया लेबर कोड आया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने एक्ट्स थे लेबर एक्ट से उन सबको मर्ज करके 4 कोड डिफाइन किया है। तो BOCW एक्ट भी एक कोड में डिफाइन मर्ज हुआ है, उसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। उसमें ऑलमोस्ट 15 जो सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स थे इंडिया में उनको मर्ज करके इसमें एक कोड बनाया गया, सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया, जिसमें BOCW को भी ऐड किया गया। अब उसमें क्या होगा, BOCW एक्ट जब ये कोड लागू हो जाएगा तो क्या होगा, अभी तक BOCW के लिए एक सेपरेट बोर्ड वेलफेयर बोर्ड बना था,
BOCW के। बट जो कोड में प्रोविजन है अभी सोशल सिक्योरिटी कोड में, उसमें सेपरेट BOC बोर्ड के प्रोविजन नहीं है। वो क्या, एक बोर्ड बनेगा जो स्टेट वेलफेयर बोर्ड होगा। उस स्टेट वेलफेयर बोर्ड में ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी रहेंगे, जो फैक्ट्री वर्कर्स भी रहेंगे, वो सारे एक ही बोर्ड में रहेंगे और वो स्टेट का एक ही वेलफेयर बोर्ड होगा। तो पहले तो अभी क्या हुआ था कि जो BOC के अंडर में जो वर्कर रजिस्टर्ड थे, वो उनके भी एक्सपायर हो जाएंगे जब ये एक्ट लागू होगा। तो फिर से नया से उनका फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो एक बोर्ड बनेगा उसका। बताइए आप छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उस बोर्ड को फिर से कंटिन्यू रखेंगे या वो उस रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। बट जो नए कोड में प्रोविजन है वो ऐसा है। तो एक तो जो ये वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट और उसका सर्विस कंडीशन का रेगुलेशन से रिलेटेड जो है था 1996, उसको हम लोगों ने जिस लेवल में देखा, अब उसी का एक पार्ट है बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1998। लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा भाई 1% BOC सेस देना, 1% BOC सेस देना है। तो 1% BOC सेस कहाँ से आता है, उसका प्रोविजन इस जो वेलफेयर सेस रूल है 1998 का, उसमें डिफाइन किया गया है। लेवी ऑफ सेस जो उसमें डिफाइन किया है कि BOC सेस का असेसमेंट कैसे होगा। तो जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसका 1% एज ए BOC सेस कैलकुलेट किया जाएगा। बट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड और एनी कंपनसेशन विच इज पेएबल अंडर द वर्कर्स कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन है, वो एक्सक्लूड होंगे। ये दो चीजें एक्सक्लूड होंगी उसमें, मतलब उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा ये दो चीजों का। बाकी सारी चीजें वो बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कवर होंगी। एनी हाउ स्टेट ने भी उसमें और डिफाइन किया गया है कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में किन किन चीज़ों को लेना है। उसमें साथ के डिपार्टमेंट से एक एडवाइजरी भी जारी किया गया था कि उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में किन किन चीज़ों को वो करना है। टाइम ऑफ सेस कलेक्शन, सेस का कलेक्शन करने का वो टाइमिंग क्या है। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या तो कंप्लीट हो जाता है उसके विदिन 30 डेज, या अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 साल से ज़्यादा चलता है तो ईयर ऑन ईयर उसका असेसमेंट होना है और उसका सेस का डिपोजिशन भी होना है। अगर सपोज कि 3 साल का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है तो 1 साल में जो भी काम हुए हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 साल में हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसका 1% BOC सेस विदिन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर वो BOC सेस उसको डिपॉजिट करना है BOC बोर्ड। जो एम्प्लॉयर BOC का जो भी काम करा है उसमें जो भी एम्प्लॉयर है उसका इंफॉर्मेशन भी देना है। तो विद इन 30 डेज ऑफ कमिटमेंट ऑफ बॉटल में बोल। तो इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर क्या करेगा कि जो भी वर्क है उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है उसका असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करने के बाद उसका एक असेसमेंट रिपोर्ट जो असेसिंग ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, जैसे यहाँ पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वही असेसिंग ऑफिसर भी है अंडर BOCW है, तो इसका इंफॉर्मेशन असेसमेंट का इंफॉर्मेशन उनको देना है। इसमें एक फॉर्म है जो दिया हुआ है फॉर्म 1 में डिफाइन किया हुआ, आप लोग फॉर्म 1 देखेंगे अंडर BOC सेस रूल, तो उसमें आपका टोटल कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ उसमें आपको उसका सपोर्टिंग में देना है। अगर सपोज 2 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हुआ तो 2 करोड़ का किस किस हेड में हुआ वो सारे आप उसका सपोर्टिंग लगा के असेसिंग ऑफिसर को आप एक इंफॉर्मेशन उसका देंगे।
अगर आपने जो भी असेसमेंट फॉर्म दिया है, फॉर्म 1 जो भी दिया है, उसमें अगर आपको सपोज कोई चेंजेस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो हमने दिया था आपको 5 करोड़ का दिया था, जिसमें इतने सारे वर्क थे, उसमें से इतने सारे वर्क नहीं हुए हैं, तो करेक्शन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो करेक्शन भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं कि जब आपने दिया है जो भी असेसमेंट फॉर्म 1 में दिया है, उसके विदिन 30 डेज आप फिर से असेसिंग ऑफिसर को आप अपना मॉडिफिकेशन रिपोर्ट दे सकते हैं। अब उसका सेस का असेसमेंट कैसे होगा? भाई आप जो भी फॉर्म 1 में रिपोर्ट अपना देंगे असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उसका आप जो भी उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देंगे उस पर वेरीफाई करेंगे। अगर वो सर्टिफाई हो जाते हैं कि सेटिस्फाई कि भाई नहीं ये सही है, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको बोलते हैं कि चलो भाई इसको जमा कर दो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या करेंगे, वो आपको फिर से असेसमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, या जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस जारी किया गया है कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस बेसिस पे निकालना है, उसके बेस पे वो असेसमेंट भी कर सकते हैं। असेसमेंट करके एक असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं, और उस जो असेसमेंट ऑर्डर होगा उसके बेस पे आपको 1% बीओसी से डिपॉजिट करना है। रिटर्न ऑफ ओवरपेड सेस क्या होता है, कभी कभी एडवांस में भी बीओसी से डिपॉजिट करते हैं लोग, तो भाई हमारा इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो रहा है टोटल, बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है पहले रेडी हो जाता है, उसके बेस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिफाइन हो जाता है, जिसका 1% बीओसी से बहुत एम्प्लॉयर एडवांस में भी जमा कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब लास्ट में असेसमेंट करते हैं तो उनका बीओसी से जो अमाउंट होता है वो कम होता है। जब इसका असेसमेंट होता है तो वो क्या करेंगे, उस केस में रिटर्न लेने का भी प्रोविजन है कि हमने ज्यादा पैसा दे दिया तो उसका हम रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक फ्रेश असेसमेंट रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर का आपको देना पड़ेगा। सर हमारा इतना था, अभी इतना ही कंस्ट्रक्शन हमने इतना जमा किया, लेकिन हमारा एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इतना ही है, और इसका बीओसी जो है 1% इतना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म 2 में उसको असेसिंग ऑफिसर को आपको देना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर उसका रिकमेंड कर एंडोर्स करेंगे बोर्ड को, बोर्ड क्या के जो पैसा आपका रिटर्नेबल अमाउंट है वो रिटर्न करेगा। पेनाल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बीओसी सेस, अगर जो असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया, जो असेसिंग ऑफिसर है अगर उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया और उसमें डिफाइन भी किया कि भाई आप जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड में आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते करते हैं तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसमें पेनाल्टी लगा सकते हैं। वो जो पेनाल्टी है उसका अमाउंट जो बीओसी सेस का अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए उस पेनाल्टी। हाँ, लेकिन पेनाल्टी लगाने से पहले वो जो असेसिंग ऑफिसर है वो एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको अपना पक्ष रखने के लिए कि जो डिले हुआ है जो सेस पेमेंट में, क्या वो अच्छे कारण के लिए डिले हुआ है, अगर तो वो पेनाल्टी उस समय नहीं लगाते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर को देते हैं।